पोस्ट की थी। मैं गांव में कहीं बैठा था तो कोई लोग चर्चा कर रहे थे, मेरे से ज़्यादा उम्र के और मेरे हम उम्र, तो आपस में उनकी चर्चा हो रही थी। तो मैंने कुछ सुन रहा था थोड़ा। तो वो लोग कह रहे थे कि बरसात होवे कैसे, गांव में बरसात नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता, परंतु करें क्या, गांव में एक भी भोपा नहीं है। पिछले 25 साल से पूरे गांव में एक भी भोपा नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या के रूप में वो चिंतन का विषय हो रखा था उन लोगों के कि गांव में भोपा क्यों नहीं है। जब मैंने उनकी बात सुनी तो मैं भी बीच में पड़ गया। मैंने कहा भाई क्या समस्या है, कि आप तो उल्टे दिमाग के आदमी हो, आप तो बातों को सही ढंग से समझते नहीं हो। आज बरसात नहीं होने का कारण है कि गांव में भोपा नहीं है। हमारे इतने बड़े गांव में एक भी भोपा नहीं है। मैंने कहा तो नए लड़कों को सिखाओ ना ये धंधा। मैं तो लड़कों से कहता हूँ भाई आप ये भोपा वाला काम सीख जाओ, कोई जो जवान है, मजबूत हैं, अच्छा कूद सकते हैं, और ये धंधा काफ़ी पहले मैं जहाँ पर ये चर्चा हो रही थी वहाँ पर हमारे गांव में, हाँ मैं बता रहा हूँ अभी किस गांव की घटना है। हमारे गांव में मैंने देखा है बचपन में 10-10 भोपे एक साथ कूदते थे और पूरा गांव हाथ जोड़े खड़ा रहता था। ये मानसिकता क्यों है, इसका मैं थोड़ा दृश्य दिखाना चाहता हूँ आपको। कि मैंने जब बचपन में देखा कि पूरा गांव उन भोपों से डरता था कि बाप जी, पूरे गांव के लोग हम तो अज्ञानी हैं, हम तो जानते नहीं, बाप जी कुछ बोलो, आप मुंह से कुछ बोल दो, आप हमारी गलती जो भी है वो हमें बताओ। गांव के लोग कांपते थे उनके सामने, डरे हुए खड़े रहते थे। ढोल ताशे बजते थे, गीत गा रही थी औरतें। मैं वो विहंगम दृश्य जानता हूँ कि उस जमाने में हमारे गांव के लोग भोपा लोगों से कितने डरते थे। भोपे ने यदि किसी के खेत में थोड़ा इधर उधर कर दिया हो तो भी कोई बोलता नहीं था, भोपों से डरते थे लोग, इतना डर था उस समय। तो मैंने वो सारा दृश्य उस समय देखा है। और इस गांव में तो अभी भी बच्चे कह रहे हैं कि हमारे गांव में बहुत भोपे हैं। इतने भोपे हैं तो गांव के लोग जरूर, उन भोपों का प्रभाव है उन पर। और भोपों के प्रभाव में जब आज मेरी स्कूल पर ये स्थिति आई तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय हो गया। हाँ, तो किसी ने पूछा है कि ये घटना कहाँ की, खियूसर के पास ही कोई नारवा नाम का गांव है, वहाँ पर मैं पोस्टेड हूँ, वहाँ की ये घटना है। ये एक गांव की घटना नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होगी। जब मैं ज़्यादा पूछने लगा तो लोग न तो भोपा जी का नाम बताना चाहते हैं, न भोपा जी के बारे में कुछ भी बताना चाहते हैं। इतना उनका अंधविश्वास का मामला मजबूत है कि लोग उनको बचाने में लग जाते हैं कि कोई खास नहीं है। मैंने जब क्लास में बात की तो उन लड़कियों ने कहा कि नहीं नहीं, भोपा जी ने हमें तो मना नहीं किया, भोपा जी ऐसी थोड़ी करते हैं मना, ये खुद ही ऐसा कर रहे हैं। मतलब इस प्रकार भोपा जी के बचाव में लोग बहुत ज़्यादा जल्दी उतर जाते हैं, क्योंकि ये उनकी सबकी मान्यता का मामला है। अब मैं उस बीमारी पर थोड़ी चर्चा कर लेना ज़रूरी समझता हूँ कि ये दांत भींचने की बीमारी आखिर क्या है। मैंने जब ये बच्ची ने ये बीमारी बताई और उसका इलाज बताया तो इस पे थोड़ा ध्यान दिया। ये दांत भींचने की बीमारी मुख्य रूप से 2 तरह से होती है, 2 कारणों से हो सकती है। एक इसका शारीरिक कारण भी है, शरीर के विज्ञान की वजह से भी ये बीमारी होती है, इसके दौरे पड़ते हैं कुछ लोगों को। शरीर की वजह से जो दौरे पड़ते हैं उसका इलाज है न्यूरो फिजिशियन, और यदि ज़्यादा ज़रूरी हो तो न्यूरो सर्जन के पास इसका ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। शरीर के अतिरिक्त ये मानसिक रूप से भी ये बीमारी होती है, और मानसिक रूप से जो लोग इसके शिकार होते हैं उनके मामले में ये कहा जाता है कि हिस्टीरिया के दौरे हैं। मानसिक रूप से ये बीमारी मुख्य रूप से लड़कियों में और औरतों में होती है।
हाँ होगी, आपके गांव के भोपा जी होंगे। तो ये सामाजिक मान्यताओं का मामला है। तो ये बीमारी लड़कियों में आखिर होती क्यों है? जब हमारे देश में एक नारा चल पड़ा है कि बेटी बचाओ, बेटी बचाओ का नारा तथाकथित भोपे, साधु, सन्यासी ये सभी लोग सहमत हैं। बेटी पढ़ाओ इस नारे से सहमत नहीं है वो लोग। सरकार दोनों नारे दे रही है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, परंतु तथाकथित साधु, सन्यासी, मुल्ले, मौलवी और ये भोपे, ये लोग बेटी पढ़ाना नहीं चाहते, बेटी बचाना चाहते। पता नहीं क्यों बचाना चाहते हैं ये लोग बेटी को। क्या करेंगे जब तुम बेटी को पढ़ना भी नहीं देना चाहते हो, पढ़ाई लिखाई के तुम खिलाफ हो बेटियों की, बेटियों के संबंध में तुम कई तरह के फतवे जारी कर देते हो। सरकारें इन पर किसी प्रकार की नकेल नहीं कसती। सबसे बड़ी चिंता की बात है, सरकार नारा देती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और काम करती है बेटी के खिलाफ। राम राज्य की घोषणा करती है, अतीत के गुणगान करती है सरकारें। अतीत में जो व्यवस्थाएं थी वो स्त्रियों के बहुत ज़्यादा विरुद्ध थी, उनको वापस पनपाना चाहती है, और दूसरी तरफ कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो ये जो साधु संत है तथाकथित, असली साधुओं की मैं बात नहीं करता, ये पढ़ाने के पक्ष में नहीं है, और इन लोगों को समझदार माना जाता है समाज में। सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि जो लोग समझदार हैं उनको समझदार नहीं मान करके इनको समझदार माना जाता है। और तरकीबें क्या करते हैं ये लोग, भोपा लोग, जब इनमें देवता आते हैं तो बोलते नहीं है। मैं जिक्र कर रहा था मेरे बचपन का, मेरे गांव में मैंने जो दृश्य देखा है, उसके बाद मेरे गांव में तो ऐसा होता नहीं है। तो वो जब भोपे अपना प्रदर्शन करते थे तो भोपे अमूमन बोलते कुछ नहीं थे, और गांव में यही बड़ी चिंता होती थी, ये भोपा जिस दिन बोलने लग जाएगा उस दिन हम निहाल हो जाएंगे। अभी बोल नहीं रहा है पर कभी कभी ज़रूर बोलेगा। और भोपे जानबूझकर बोलते बिल्कुल नहीं थे, सिर्फ कूदते थे, हाथों से इशारे करते थे। कुछ दाने पड़े रहते थे अनाज के, उनमें से 2-3 दाने लोगों को पकड़ा देते थे, और उन दानों से लोग अनुमान लगाते रहते, ये दाने इस बात का संकेत है, इतने दाने दिए हैं, 10 दाने दिए हैं, 9 दाने दिए हैं, 7 दाने दिए हैं, 7 दिन में बरसात होगी हमारे यहाँ पर। इस प्रकार के वो संकेत बना लेते अपने मन से, और फिर बरसात अगर आगे पीछे हो जाती तो उनका दूसरा अर्थ भी वो निकालने लग जाते थे। इस प्रकार की जो स्थितियाँ थी, ठीक इसी प्रकार ये भोपे व्यवहार करते हैं जब जाते हैं। तो इस लड़की को उस भोपा ने स्कूल जाने के लिए मना किया ऐसा मैं नहीं कहता, क्योंकि लड़की कहती है कि बाहर जाने का ही मना कर दिया तो इसलिए मैं स्कूल कैसे आ सकती हूँ। अब मना भी उसने सीधे मुंह से किया है कि नहीं किया, ये तो अब वहाँ पर जाने पर पता चलेगा। हो सकता है कि इशारों में ही कुछ कह दिया है कि बाप जी आप कहो तो हम बाहर नहीं भेजेंगे लड़की को कभी, तो उसने इशारों में ही कुछ कह दिया हो और उन्होंने समझ लिया हो कि बाहर नहीं जाना है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, अभी मैं इस पर पूरी तरह नहीं कह सकता, परंतु इन लोगों ने ये मान रखा है, इस लड़की की मानसिकता और इसके परिवार की मानसिकता है कि बेटी को स्कूल नहीं भेजा जाएगा। स्कूल भेजने से बीमारी वापस घर कर सकती है। बीमारी भी मानसिक है, इलाज भी मानसिक हो रहा है। 2 महीने से ये कह रही हुआ भी नहीं। ये अपने आप में उन भोपा जी के प्रति उनकी मान्यता का मामला है। असल में मानसिक रूप से क्यों ये बीमारी क्यों होती है, तो मैंने
इसके संबंध में कुछ लोगों से चर्चा की और जिसमें मैं जितना जान पाया उसमें मुझे ये लगा कि लड़कियों में ही ये बीमारी क्यों है, तो लड़के और लड़की के बीच में जो हमारे सामाजिक सोच का मामला है, वो जो अंतर है, वो इसका मुख्य कारण है। लड़की जैसे जैसे थोड़ी बड़ी होने लगती है, घर में एकदम से उसके संबंध में उसको हर कोई कहता है कि अब तुम बड़ी हो गई, बोल मत, अब तुम भी ज़्यादा नहीं बोलेगी, तुम बड़ी हो गई है, तू छोटी नहीं रही है, तू लड़की है। हंसना हंसना तो बिल्कुल मना है। लड़की और हंस नहीं सकती, कूद नहीं सकती, घर के आते में भी दौड़ नहीं सकती, गली में दौड़ना तो बहुत दूर की बात है। तो हंसना, कूदना, दौड़ना, भागना, खेलना, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर जैसे जैसे बड़ी होने लगती है बंदिश होने लग जाती है समाज की मान्यताओं की वजह से। अगर कोई लड़की सिमटी सी गली में दीवार के पास पास चलती है तो उसको कहते हैं, उसके संबंध में बातें होती है, लड़की बहुत समझदार है, बहुत शानी है, कभी मुंह ऊंचा नहीं करती है, नीचा मुंह रखती है, मुंह लटकाए हुए रखती है, कभी हंसती नहीं है, कभी नहीं हंसती है, इसका मतलब लड़की बहुत संस्कारी है। ये हमारे देश के परंपरागत संस्कारों की जो लोग बातें करते हैं वो यही कहते हैं, लड़की को हंसना नहीं चाहिए, उदास मुंह लटकाए रहना चाहिए, नीची गर्दन रखनी चाहिए, रास्ते पर चलती है तो नीची गर्दन रखे, और रास्ते के पर चलती है तो दीवार से सटकर चले, बीच रास्ते पर नहीं आए लड़की। हाँ, जसनाती साहब कहते हैं कि 70% से ज़्यादा लोग बोफों पर विश्वास करते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा लोग, बड़ी आबादी है अभी तक। तो लड़कियों को बात बात के लिए टोका जाता है, मतलब यहाँ तक कि चौथी पांचवी की लड़कियों को घर वाले ऊपर चुन्नी लगा के खड़ी कर देते हैं और उनको कुछ कहते हैं तो शर्मिंदा नीचे लड़के नहीं करते, लड़की करती, मतलब ये चौथी पांचवी की बच्चियों को भी डांटने लग जाते हैं घर पर, उनको भी हंसने की मना होती है, उनको भी खेलने कूदने की, भागने दौड़ने की मना होती है। जोर से बोलना तो और भी ज़्यादा हो जाता है, बोलना ही नहीं है तुम्हें बीच में, तुम लड़की है, बस तेरा काम है चुपचाप सुन, बोलेगी बिल्कुल नहीं। पिछले साल एक वाकया हुआ था, एक स्कूल में एक लड़की हंस दी तो अध्यापक ने उसको डांट दिया, लड़की होकर तू हंसती है। प्रिंसिपल ने भी उसको डांटा और लड़की ने, कहते हैं कि किसी प्राइवेट स्कूल का मामला था, 30वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। अखबार में ये खबर आई थी बड़ी कि हंसने के बाद लड़की कक्षा में हंसी और हंसने के बाद विद्यालय प्रशासन ने उसको डांटा फटकारा और उसकी वजह से लड़की ने आत्महत्या कर ली। तो लोगों ने कहा कि आप लोग गलत व्यवहार करते हो स्कूलों में, स्कूल ने आत्महत्या कर ली बच्ची ने। मैंने कहा ये मामला अध्यापकों का नहीं है, गलत व्यवहार अध्यापक नहीं करते, समाज की वजह से ये होता है। सारा समाज लड़की को हंसने की मना करता है, घर के माँ बाप लड़की को हंसने की मना करते हैं। मेरे घर की बात बताता हूँ कि मेरे घर में ऐसा कुछ इतना है नहीं, तो संयोग से यहाँ पर मेरी सास आई हुई थी, ये लड़कियाँ बातचीत में हंस देती थी, तो उनको बड़ा यूँ अटपटा लगा कि लड़की होकर तुम हंसती हो, शर्म नहीं आती। मतलब क्योंकि वो उन विचारों में पली बड़ी है और ज़्यादातर घरों में लड़की को हंसने की बिल्कुल मना होती है, लड़की का हंसना बुरा माना जाता है। तो इस प्रकार लड़की और स्त्री को हंसना, बोलना, चलना फिरना, दौड़ना, फांदना, कूदना अगर बुरा माना जाएगा तो वो लड़की मानसिक रूप से कुंठित होगी, वो स्त्री कुंठित होगी और इसी कुंठा की वजह से ये बीमारी पैदा होती है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हिस्टीरिया की बीमारी, जिससे दांत पिंच जाते हैं। ये बीमारी 99%
15-16 वर्ष से लेकर के 25 साल की युवतियों में और लड़कियों में पाई जाती है। और इसका मूल कारण है कि इस उम्र की लड़कियों पर विशेष बंदिशें होती है, विशेष रूप से उनके भावों को दमन किया जाता है, उनको बात बात के लिए टोका जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि वो सिमटी सी रहे, चुपचाप रहे, मुंह लटकाए हुए रहे, कभी हंसे नहीं, मुस्कुराए नहीं, बोले नहीं। इस प्रकार उनको दमन किया जाता है। उनके अंदर भाव पैदा होते हैं, संवेग पैदा होते हैं, परंतु वो व्यक्त नहीं कर सकती। गाली गलौज करना या जो लड़ाई झगड़े करना तो बहुत दूर की बात है, हंसना, सामान्य मुस्कुराहट, हंसना, बोलना, ये भी मना होता है। ये इस समाज की मान्यताएं इस सब के लिए जिम्मेदार है। और ऐसे मामलों में काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, साइको एनालिसिस की हमें मदद लेनी चाहिए। हो सकता है मेरे बहुत सारे मित्र मेरे से अभी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं विशेष संदेश देता हूँ, ऐसी बीमारी आपके अड़ोस पड़ोस में भी ज़रूर होगी, क्योंकि माहौल यही है पूरे इंडिया में, हिंदू मुस्लिम सभी, क्योंकि भारतीय मान्यताएं बड़ी संकुचित है। लड़की भाग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तरह तरह की बातें हैं, इसलिए उसको दबा कर रखो, उसके हंसने बोलने पर बंदिशें लगाओ, उसको उसकी पूरी चौकसी करो। तो ये सारी मानसिकता जो इस देश में है, उसकी वजह से ये बीमारी बहुत ज़्यादा संख्या में है, विशेषकर लड़कियों और युवतियों में ये दौरे पड़ते हैं। मैंने इसके संबंध में जिक्र पहले किया था कि ये दो तरह से होती है। एक तो शारीरिक रूप से भी ये बीमारी होती है, इसके दौरे पड़ते हैं, उसका इलाज अलग है, उसके लिए न्यूरो स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा हमें। दूसरी ज़्यादातर जो बीमारी होती है वो मानसिक है, इसके लिए हमें मनोचिकित्सकों की मदद लेनी पड़ेगी। अगर प्रॉपर इलाज करवाना चाहते हैं, अगर ज़्यादा बीमारी फैलाना चाहते हैं तो ये भोपे ज़रूर हैं, वो इस बीमारी को उल्टा बढ़ावा भी देते हैं। इनके पास जाने से भी, जैसे ये बच्ची कह रही है कि 2 महीने से मुझे राहत है, एक भी दौरा नहीं पड़ा मुझे, तो इनके पास जाने से भी ऐसा कुछ होता है, परंतु इनसे मानसिक बीमारियां घटती नहीं है, बढ़ती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इससे इलाज नहीं होता, इलाज हो रहा है, पर ये इलाज प्रॉपर नहीं है। ये इलाज ही इन बीमारियों को बढ़ाने का कारक है। इलाज होता है तभी तो इन भोपों को लोग समझदार मानते हैं। आपके डॉक्टरों को इनको समझदार नहीं मानते हैं। सामाजिक मान्यताएं जो समाज में सामान्यता जो चर्चा होती है, कहीं भी 100-200 आदमी भी बैठे हो तो वहाँ बात होती है, किसी के ऐसा कोई मामला आ जाता है तो सभी एक साथ कहते हैं कि किसी समझदार आदमी को दिखाओ। आप डॉक्टरों के चक्कर में क्यों पड़े हो? सामान्य मान्यता डॉक्टरों को समझदार नहीं मानती। सामान्य मानसिकता, समाज की जो सामान्य मानसिकता है वो इन भोपों को समझदार मानती है। तो मैंने जो मैसेज देना चाहता आज मैं इतनी बात करूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर लंबी बात खींच लेता हूँ और बात का अभी तारतम्यता भी ज़्यादा नहीं रहती है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं योजनाबद्ध ढंग से बात करता नहीं हूँ, ऐसे ही शुरू कर देता हूँ जब ज़रूरत होती है। तो जो भी मित्र जुड़े हैं उन सबको मेरी ओर से शुक्रिया। और इस देश में वैज्ञानिक चिंतन कैसे पैदा हो, इसमें आप सहयोग कर सकते हैं, और इस सहयोग के लिए मैं चाहता हूं कि आप इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको शेयर ऑप्शन मिल जाएगा कहीं से, या किसी और व्यक्ति से टेक्निकली मदद ले लें और इसको शेयर करें, ताकि इस देश में वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा मिल सकते हैं। बड़ा मुश्किल मामला है, इस देश की सबसे बड़ी समस्या है वैज्ञानिक चिंतन का अभाव। हमारे विद्यालयों में भी बात और बढ़ जाएगी थोड़ी।
हमारे विद्यालयों में हम चाहते हैं कि वैज्ञानिक चिंतन हो। हमारा संविधान चाहता है कि हमारे देश में वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा मिले, क्योंकि अवैज्ञानिक चित्त की वजह से यह देश विज्ञान में पिछड़ा हुआ देश है। विश्व गुरु का दंभ भरने वाला देश के खाते में एक भी ऐसी वैज्ञानिक आविष्कार नहीं है जिसमें यह कह सके कि हमने वो आविष्कार किया है। इसका कारण है कि वैज्ञानिक चिंतन का अभाव। विद्यालय स्थापित किए वैज्ञानिक चिंतन पैदा करने के लिए, परंतु विद्यालय में, हमारे विद्यालयों में एनसीएफ 2005 एक सुबह की सभा की व्यवस्था करता है कि सुबह एक मीटिंग होनी चाहिए सारे बच्चों की सामूहिक। उस मीटिंग में शिक्षा मनोविज्ञान यह नहीं कहता है कि कोई प्रार्थना सभा करनी है, परंतु परंपरागत रूप से विद्यालयों में एक प्रार्थना सभा होती है और उस प्रार्थना सभा के नाम पर सुबह से ही विद्यालय में अवैज्ञानिक चित्त के बीज बोए जाते हैं। हमारे विद्यालय में उस प्रार्थना सभा में बच्चे सरस्वती नाम की कोई देवी है, उससे मांग करते हैं कि हमें विद्या दो, हम तेरे दर पर आए हैं, हमें विद्या का दान दे दो, हम भिक्षा मांग रहे हैं विद्या की, ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं। और वो प्रार्थना उनके मन स्थल पर कहीं न कहीं ऐसे बीज डाल देती है कि विद्या मुझे सरस्वती की वजह से मिलेगी, इन अध्यापकों की वजह से, इस विज्ञान की वजह से, इस ज्ञान की वजह से मुझे विद्या नहीं मिलेगी। ऐसा चिंतन विद्यालय की पहली मीटिंग में हमारे यहाँ पर होता है और इस पर रोक लगाने का ये जो राजनीतिज्ञ हैं वो नहीं लगा पाएंगे, ऐसा लगता है। इस पर थोड़ा इस पर कमी हो, इसके लिए अध्यापकों को सचेत होना पड़ेगा। जो मित्र भी विज्ञान के अध्यापक हैं, गणित के अध्यापक हैं, उन्हें इसे धीरे धीरे कुछ कम करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है, बच्चों में वैज्ञानिक चिंतन पैदा करने की ये बहुत बड़ी बाधा है। तो ऐसा बहुत सारे मामले हैं, मैं इन पर और अलग से सेशन लेने का प्रयास करूंगा। काफ़ी मित्रों को मामला पसंद आया है, उस सब के लिए शुक्रिया। हाँ, ये कह रहे हैं मेरा गांव भोपों से घिरा हुआ, सभी जगह है। यहाँ भोपों की समस्या राजस्थान में मैंने सभी जगह देखी है। मेवाड़, हाड़ौती, मेवात से लेकर के इधर गंगानगर साइड में थोड़ी बहुत कम हो सकी, क्योंकि सिखों का प्रभाव है। सिख धर्म ने इस अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ नानक साहब का जो संदेश था, उसकी वजह से थोड़ा सा इधर कम होगा। शेखावाटी में भी थोड़ा कम है, परंतु कमोबेश सभी जगह बोपे कम हो सकते हैं। परंतु स्त्रियों के संबंध में, लड़कियों के संबंध में ये सोच है, ये पूरे भारत में है कि लड़की को हंसना बोलना मना होना चाहिए, लड़की को दबा कर रखो, कहीं कल को ये लव मैरिज नहीं कर ले, कहीं ये अपने अंदर जो भाव पैदा हो रहे हैं उनको प्रकट नहीं कर दे, कहीं ये हम लोगों के सामने नहीं बोल जाए। इस प्रकार ये सारा समाज का ऐसा ढांचा है। तो मैं फिर से धन्यवाद राम राम कह करके आपसे विदा चाहता हूँ। आप लोगों से बड़े धैर्य के साथ इसे सुना, इस सब के लिए मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। लाइव जारी रखूं तो ऐसा है कि मैं रखना तो नहीं चाहता था। टाइम कितना हो गया ये भी पता नहीं चल रहा है, फ़ोन की स्क्रीन पे कहीं आता नहीं ऐसा, देखता हूँ। हो टाइम जो है लाइव चल रहा होगा, हाँ लाइव ज़्यादा है। जारी रखने का लोग कह रहे हैं। तो आपकी तरफ से जो कमेंट आ रहे हैं वो ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी समस्या है, हमारे यहाँ भी समस्या है। मेरे आज के इस सेशन में मैंने दो समस्याओं की बात की है, भोपा और ये लोग समस्याएं। दूसरी सामाजिक जो हमारी सोच है
स्त्रियों के संबंध में, लड़कियों के संबंध में जो हमारी बातें हैं वो भी बहुत बड़ी समस्या है। उसकी वजह से ये मानसिक बीमारियां पैदा हो रही हैं, क्योंकि मानसिक बीमारियां सबसे ज़्यादा लड़कियों में। मैं एक छोटा सा एक मिनट में, मेरा कमरे का दरवाज़ा किसी ने खोल दिया है। एक छोटी सी घटना सन 1994-95 की बात है। तो हमारे शिक्षक साथी किसी शिक्षक सम्मेलन में जा रहे थे, मैं भी उनके साथ था। हमारी बस थी, नागौर से हम गए थे, महावीर जी जाना था हमें। रास्ते में एक स्थान आया, मेहंदीपुर बालाजी, राजस्थान में काफ़ी फेमस स्थान है। तो जयपुर से आगे ये दौसा और सवाई माधोपुर जिले की सीमा पर ऐसा कोई स्थान है। तो हम लोग वहाँ पर तड़के 4 बजे पहुँच गए, और ड्राइवर ने और सभी साथियों ने कहा कि ये बहुत अच्छी देखने की जगह है और हमें यहाँ रुकना चाहिए, और एक अच्छा स्थान है, हम इससे बहुत कुछ सीखेंगे, और हनुमान जी का बहुत यहाँ चमत्कार है। तो हम लोग वहाँ रुक गए। हमारी गाड़ी वहाँ रोक दी गई मंदिर के आजू बाजू में कहीं। तो तड़के के 4 बजे थे, हम लोग इधर उधर उस बाज़ार में मंदिर के सामने टहल रहे थे। हमने देखा कि कुछ युवतियाँ, लड़कियाँ मंदिर की दरवाजे पर खड़ी है। 2-4 लड़कियाँ थी उस समय। वो, उनके बाल खुले हैं, लंबे बाल हैं, और वो सिर को धूंध रही है, बुरी तरह से धूंध रही है। उनके बालों का चक्कर बन रहा है। मैंने कहा क्या है? कि बोले इनमें भूत है, इनमें भूत का कोई साया है, भूतनी है, और इस वजह से परेशानी, इसीलिए यहाँ लाए। यहाँ बहुत अच्छा इलाज हो जाता है। यहाँ ऐसी लड़कियों में जितनी भी भूतनियाँ हैं उनका इलाज होता है। मेरी उत्सुकता भी बढ़ गई। अब हम वहाँ खड़े हैं, 4 बजे के बाद का ये समय है, तड़के का। थोड़ी देर जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, लड़कियों की संख्या बढ़ती जा रही है। आखिर उस पूरे मेन रोड तक लड़कियां ही लड़कियां हो गई, सारी वही उसी उम्र की लड़कियां जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, 15-16 से लेकर के 25 साल तक की। तो वो सिर धुन रही है, सिर खुला हुआ है, और इस प्रकार का ये प्रोग्राम चल रहा है। तो हम लोग देख रहे थे। उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मंदिर खुला, शायद 6 बजे खुल गया था। उसके कपाट खुले, कपाट खुलते ही सभी लोग अंदर प्रवेश करने लगे। वो लड़कियां अलग रो में, अलग जगह पर उनका ब्लॉक बना हुआ था, वहाँ पर वो सिर धुन रही थी। बाकी दर्शक और उनके साथ आए हुए लोग थे, और हम संयोग से वहाँ चले गए लोग थे। तो मैं जहाँ खड़ा था, चारों ओर मेरे शिक्षक साथी थे और कुछ दूसरे लोग भी थे। इतने में काफ़ी देर तक मंदिर में भी लगभग आधा घंटे तक वो सिर धुन रही थी, और ये टिकोरे बजाने वाले तरह तरह के लोग आ रहे थे, वो वाद्य यंत्र उनके बज रहे थे। ये सारा नाटक वहाँ चल रहा था। जब और लोग हनुमान जी की जय जयकार भी बीच बीच में बोल रहे थे। जैसे ही पुजारी लाल कपड़ों में आया, सभी पुजारी जी की जय जयकार करने लग गए, और एकदम से वहाँ दृश्य बदल गया। मैंने कहा यार, हनुमान जी से ये भारी लग रहा है आपके। तो मैं वहाँ छोटे छोटे स्टेटमेंट बीच बीच में दे रहा था। तो मेरे शिक्षक साथी मुझे कह रहे थे, यार आप ज़्यादा मत बोलना, समस्या हो जाएगी यहाँ पर। फिर भी मुझसे कभी रहा नहीं जाता, तो मेरे स्टेटमेंट थोड़े अटपटे होते थे। मैंने कहा यार, ये लड़कियों में ही बीमारी क्यों है, विशेषकर युवा लड़कियों में, स्त्रियों में। और ये भी
कोई आदिवासी कबीले की ऐसी लड़कियां नहीं हैं, बड़े अच्छे घरानों की लड़कियां हैं, और घरानों की लड़कियों को घराने के हिसाब से रहना पड़ता है, उनको पल्लू में ढंक कर रहना पड़ता है, उनको घर में बहुत ज़्यादा दबाया जाता है, बहुत ज़्यादा उनके भावों का दमन किया जाता है, घर वालों की इज्जत का मामला है, उनके नाक का सवाल है, और शायद इसी वजह से ये बीमारी नहीं है कहीं, ऐसा मैंने कोई स्टेटमेंट वहाँ दे दिया। इतने में मैं मारवाड़ी में बोल रहा था, तो बाकी ज़्यादातर लोग वहाँ तो क्या है, पूरे उत्तर भारत के लोग आते थे, समझ नहीं पा रहे थे, मेरे साथी समझ रहे थे। वहाँ संयोग से एक बीकानेर की महिला थी, उसने मेरी बातें सुन ली थी, तो उसने कहा भाई जी मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ, आप जो ऐसी बातें कर रहे हो, कहीं कोई यहाँ से आप ऐसा लफड़ा लेकर जाओगे, आप किसी समस्याओं में फंस जाओगे, आप खुद कल को आपको यहाँ आना पड़ेगा, ये हालत हो जाएगी आपकी। तो मैंने कहा भाई जी आपने जो सलाह दी वो सर माथे पर है, मैं मानता हूँ आपने मेरे भले के लिए कहा है, आप मेरा बुरा नहीं चाहती, और आप जब मेरे भले के लिए इतना कहती हो तो मैं इसको हृदय से स्वीकार करता हूँ कि आपने मेरी कितनी चिंता की है। परंतु मैं इस पुजारी और इस हनुमान को अच्छा आदमी नहीं मान सकता, आपको मैं इनसे कई गुना बेहतर मानता हूँ। आपने मेरी चिंता, एक अनजान अजनबी आदमी की इतनी चिंता की, परंतु इनके प्रति मेरी अब श्रद्धा कोई नहीं रही। जब यहाँ पर कोई आया है उसको ये लोग लफड़ा देते भी हैं क्या? लोग तो यहाँ बीमारी ठीक करने के लिए आते हैं, मैं संयोग से यहाँ आ गया, नहीं तो मैं बीमारी ठीक करवाने आया हूँ, और नहीं यहाँ मैं बीमारी लेने के लिए आया हूँ। परंतु यहाँ जो आदमी आ गया उसको ये बीमारी देते हैं, ये और भी खतरनाक काम है, इनका काम खराब है। इसका मतलब अब मेरी इनके प्रति कोई श्रद्धा नहीं हो सकती कि यहाँ आने वाले लोगों को ट्रीटमेंट करना तो दूर, ये बीमार भी कर देते हैं, लफड़ा देते भी हैं, ये और भी खराब बात है। भाई जी अब मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई, आपका देवता और ये पुजारी। तो वो भाई जी तो चुप हो गई, थोड़ा खिसक लिया हमारे से दूर। मेरे साथी परेशान हो रहे थे सारे, बोले क्या कर रहे हो ये, आप मरवा दोगे हम लोगों को। मैंने कहा क्या हो गया? कि नहीं आप बोलोगे नहीं बिल्कुल। और ये मतलब वो लोग तो हाथ जोड़े खड़े थे मेरे साथी, तो वो डर रहे थे कि इस आदमी की वजह से ये हनुमान जी हमारे दिक्कत कर देगा, कल को ये बस उल्टी भी गिर सकती है जिसमें ये आदमी बैठता है और ऐसी ऐसी बातें करता है। तो उन लोगों ने मेरी वजह से शायद 2-4 रुपये वहाँ ज़्यादा चढ़ाए थे। खैर इसी स्थान का दूसरा दृश्य मैं देखता हूँ, वहाँ पर हम जब बाहर घूमने गए तो वहाँ लड़कियाँ बाद में मंदिर से निकल कर वहाँ आकर के एक मैदान में पड़ जाती है उल्टी, उनके ऊपर पत्थर रखते हैं लोग, और वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ, उस पर लिखा हुआ है कि यहाँ लड़कियों पर पत्थर रखना पुण्य का कार्य है। वो बोर्ड पर जो लड़कियों की बात लिखी हुई थी, स्त्रियों की बात लिखी हुई थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा कौंध गई। मैंने मेरे साथियों को कहा ये मामला बिल्कुल साफ है कि ये बीमारी लड़कियों में, या 100% लड़कियाँ थी, एक भी आदमी नहीं था। और ये कारण, इसका कारण इस देश की सामाजिक मानसिकता है। इस वजह से ये विशेषकर अच्छे घरानों की, पढ़े लिखे घरानों की लड़कियों में ये बीमारी हो रही है। ये सोचने का विषय है, ये बहुत बड़ी चिंता है। ऐसे स्थानों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो ठीक है, अब तो खूब हो गई बातचीत। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं अच्छी बातें हैं, कैसी भी है, जो भी है, मैं आपने सुना इसके लिए धन्यवाद। और अब मैं आज के इस सत्र को पूर्ण विराम देने जा रहा हूँ। धन्यवाद। राम राम।